मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का थर्ड टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज इस टॉपिक का 6th लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। किसी डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जानना चाहते हैं। आइए पहले हम लोग फिर से बेसिक्स बात को समझते हैं। ये अपने पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू है और यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू है। इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12 है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पेयर ऑफ चार्जेस है जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट नेचर में ऑपोजिट है, और इनके बीच एक स्मॉल डिस्टेंस है। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ चार्ज के मैग्नीट्यूड को पोल स्ट्रेंथ कहते हैं और दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को डाइपोल लेंथ कहा जाता है। तो इस डाइपोल का पोल स्ट्रेंथ Q है और इसका डाइपोल लेंथ 12 है। यदि पोल स्ट्रेंथ को डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनता है जिसे P से लिखा जाता है, और ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये लाइन इस डाइपोल को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। इस लाइन का नाम है इक्वेटोरियल लाइन। इसी लाइन पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर इस डाइपोल के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो इसी पॉइंट पर आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देख रहे हैं ये AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसका डाइपोल लेंथ 12, पोल स्ट्रेंथ Q और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है। ये कैपिटल P एक पॉइंट है जो कि R डिस्टेंस पर है। कैपिटल P एक पॉइंट है जो कि O से R डिस्टेंस पर है और ये इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये हम लोगों को जानना है। इसका स्टेटमेंट देख लें। Considering an electric dipole AB of dipole length 12, pole strength Q and electric dipole moment P, O is the midpoint of this dipole. P is a point at distance R from O on equatorial line of dipole. We want to determine electric field at P. हमने आपको बताया है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है तो वहां पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दो चार्ज के कारण होगा। पहले प्लस Q के कारण होगा और फिर माइनस Q के कारण होगा। तो प्लस Q के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करेंगे और माइनस Q के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मालूम करेंगे। तो आप देख रहे हैं ये चार्ज प्लस Q है और ये चार्ज +1 कूलम का चार्ज है। तो ये B पर पॉजिटिव चार्ज है और P पर भी पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। नतीजा ये चार्ज प्लस Q +1 कूलम के चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब चार्ज प्लस Q के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E1 होगा और ये इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह से माइनस Q चार्ज भी +1 कूलम के चार्ज पर फोर्स लगाएगा। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है। नतीजा माइनस Q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q चार्ज की ओर होगा, मतलब टुवर्ड्स द माइनस Q होगा, जबकि प्लस Q के कारण अवे फ्रॉम द माइनस Q है। तो P पर प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और P पर माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। लिखा हुआ है E1 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल AB, और E1 और E2 को मिलाकर E1 और E2 को एडजेसेंट साइड्स लेकर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया गया है। फिर यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया गया है। यही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। तो E है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखेंगे
E1 का सोर्स चार्ज प्लस Q है और E1 के लिए डिस्टेंस R1 है जो कि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। O से लेकर B तक की दूरी L हो जाएगी और O से लेकर P तक की दूरी R हो जाएगी। तो ये हाइपोटेनियस है जो कि होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका R2 का भी वैल्यू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब दोनों E1 के लिए सोर्स चार्ज प्लस Q है और डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। E2 के लिए सोर्स चार्ज माइनस Q है और इसके लिए भी डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो हम लोग E1 और E2 का मैग्नीट्यूड जानेंगे। E1 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1 स्क्वायर। Q1 का वैल्यू Q है और R1 का वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इसका होल स्क्वायर कर दिया। अगर स्क्वायर रूट पर होल स्क्वायर कर दिया जाता है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो E1 का वैल्यू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से E2 कैलकुलेट करेंगे तो E2 के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2 स्क्वायर। अब आप देखेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2 का वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट पर स्क्वायर डाल देंगे तो ये आपको जो है स्क्वायर रूट हट जाएगा, आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम लोग देख रहे थे कि E1 का वैल्यू भी इतना ही है, E1 का वैल्यू भी इतना ही था, मतलब E2 बराबर है E1 के। अब आप कैलकुलेट करेंगे एंगल E1 और E2 के बीच का, तो आप देख लें E1 और E2 के बीच कितने का एंगल है। मान लिया जाए कि ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा होगा तो E और E2 के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। उसी तरह से E और E1 के बीच का एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो E1 और E2 के बीच का जो एंगल होगा ये 2 थीटा हो जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं उसका वैल्यू थीटा होता है। मैंने आपको बताया है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में चार तरीके से रह सकते हैं। एक तरीका है जिसमें दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दूसरा तरीका है जिसमें दोनों इंक्लाइंड होंगे, और तीसरा तरीका है जिसमें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और चौथा है ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्लाइंड है, और जब इंक्लाइंड होते हैं तो इनका फॉर्मूला होता है अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। देख रहे हैं E2 और E1 सेम है, तो जहां जहां पर E2 है उसके बदले में E1 पुट कर देंगे। तो अंडर रूट E1 का स्क्वायर फिर E1 का स्क्वायर, यहाँ भी E2 के बदले में E1 पुट कर देंगे, ये cos 2 थीटा हो जाएगा। अब आप थीटा का वैल्यू यहाँ पर 2 थीटा है। E1 स्क्वायर और E1 स्क्वायर मिलकर के हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, और यहाँ भी हो जाएगा 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। तो पहले वाले टर्म में भी 2E1 स्क्वायर है और दूसरे वाले टर्म में भी 2E1 स्क्वायर है, तो ये 2E1 स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है कि 1 प्लस कॉस, ये 1 प्लस कॉस होता है 2 कॉस स्क्वायर। 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर होता है, और यहां पर जितना एंगल होगा यहां पर जाकर उसका हाफ हो जाएगा। जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, और अगर 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के बदले में 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2। E1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट E1 और कॉस स्क्वायर थीटा का ये कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 2 पुट करेंगे। E1 के लिए E1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यही डाइपोल था, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट B है। आपको बताया गया था कि ये वाला एंगल R है, सॉरी ये डिस्टेंस जो R है, और ये साइड जो है वो R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ये नीचे ये L है, और ये जो एंगल है यही एंगल थीटा है। तो थीटा के लिए ये चीज ये बेस हो जाएगा
ये वाला जो चीज़ है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा के लिए ये बेस का वैल्यू एल हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कॉस थीटा के बदले पुट कर देंगे एल डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये 2 को एल के साथ ला देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 12 हो जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1 है और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2 है। तो अगर 1 में 1/2 ऐड कर देंगे तो पावर 3/2 हो जाएगा। और Q इंटू 12 ये P होता है तो इसके बदले में P पुट कर देंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2। ये है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे तो इसका यही फॉर्मूला आ जाएगा। अगर डाइपोल छोटा होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर डाइपोल बहुत छोटा हो तो उसे स्मॉल डाइपोल या टाइनी डाइपोल कहते हैं और टाइनी डाइपोल के केस में एल का मान आर की तुलना में 0 लिया जाता है। तो आइए देखते हैं टाइनी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो अगर टाइनी डाइपोल हो तो L का मान R की तुलना में 0 ले लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर पर पावर 3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल टाइनी डाइपोल और एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल ये आता है। यहां पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। एक बात है डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल पर और दूसरा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो ये वैसे ही है जैसा कि आपको एक्सियल लाइन पर दिखाया गया था कि यहां पर ई दो बात पर डिपेंड करेगा, एक डाइपोल मोमेंट पर और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है, और दूसरा डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा। अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर भी ग्राफ उसी तरह से आएगा। पहला वाला ग्राफ ई और पी के बीच का होगा जो कि स्ट्रेट लाइन होगा और दूसरा वाला ग्राफ ई और आर के बीच होगा। इधर ई लेंगे और इधर आर लेंगे तो ये जो ग्राफ होगा ये हाइपरबोलिक होगा, इस तरह से हो जाएगा जो कि मैंने आपको इसके पहले इक्वेटोरियल लाइन पर इसका ग्राफ बना करके दिखा दिया था। अब आप गौर करेंगे तो ये एक्सियल लाइन पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देखेंगे, एक बार फिर से हम लोग डायग्राम पर चलते हैं। ये इक्वेटोरियल लाइन है और इक्वेटोरियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में है, इधर है, जबकि डाइपोल मोमेंट ये आपको राइट साइड में है। तो इक्वेटोरियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो 180 होगा। तो इससे एक कंक्लूजन बनता है, ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक और रिमार्क है, इस रिमार्क को देख लें। हम लोग दो जगह इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम किया है, एक एक्सियल लाइन पर और एक इक्वेटोरियल लाइन पर। अब इन दोनों का रेशियो देखते हैं तो लिखेंगे ई एक्सियल डिवाइडेड बाई ई इक्वेटोरियल। एक्सियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब, जबकि इक्वेटोरियल लाइन पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, p बाई आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल बटेगा। ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल का वैल्यू आएगा 2/1, मतलब 2:1। मतलब एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन का डबल होता है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में इस टॉपिक का आखिरी क्लास होगा जो हम आपको पढ़ाएंगे टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बात हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। थैंक यू।